हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पीवाईक्यू करने वाले हैं। ओके। और आज की जो क्लास है वो 6 फरवरी 2025 के शिफ्ट 1 की क्लास है, यानी 7वीं क्लास है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था वो टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था। और अपनी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डेली एक एक पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो आज अपनी 7वीं क्लास है। ओके, हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं। और ये आज की जो शिफ्ट है वो 6 फरवरी 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर है। और ये हिंदी का पीवाईक्यू है। और चैनल का नाम पीवाईक्यू विद सनी है। तो वेलकम टू पीवाईक्यू विद सनी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और बाकी जो ऑप्शन गलत है वो क्यों गलत है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बेस्ट है। यहाँ पे सभी एग्जाम का पीवाईक्यू मिलता है। ओके। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ओके। क्वेश्चन क्या था? सिंटू बड़ू की सेवा के लिए तत्पर है। तो देखिए, रेखांकित खंड बोला है। ओके। तो रेखांकित भाग ये है। यहाँ पे क्या दिया है क्या नहीं दिया है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। गलती भी लिखा है तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें रेखांकित पहले बोल दिया। ओके। तो देखिए, के तत्पर लिए हमें बदलना है। ऑप्शन की तरफ चलिए। का तत्पर है। सिंटू बड़ू की सेवा का तत्पर है। गलत, नहीं मैच हो रहा। सिंटू बड़ू की सेवा है के लिए तत्पर है, यह भी मैच नहीं हो रहा। गलत। सिंटू बड़ू की सेवा तत्पर है, ये भी नहीं मैच हो रहा। सिंटू बड़ू की सेवा के लिए तत्पर है, बिल्कुल ये मैच हो रहा है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। नीचे देखिए। देखिए, अशुद्ध शब्द क्या था और शुद्ध शब्द देखिए दिया था तत्पर सेवा के लिए, इसके बदले होगा सेवा के लिए तत्पर। सही आंसर शुद्ध वाक्य पूर्ण क्या होगा? सिंटू बड़ू की सेवा के लिए तत्पर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न संख्या 2। मेरी माँ अत्यंत स्पेस व्यंजन बनाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित सार्थक शब्द है। देखिए, ऑप्शन में क्या है? भोजन, पकवान, हिमी या स्वादिष्ट। तो देखिए, व्यंजन दिया है। व्यंजन का अर्थ मतलब क्या होता है? भोजन होता है। व्यंजन, भाई आज व्यंजन में क्या बना है? आज भोजन में। तो व्यंजन का ही अर्थ भोजन होता है। तो आप एक बात बताइए, मेरी माँ अत्यंत स्पेस, अगर हम भोजन लगाते तो क्या भोजन व्यंजन बनाती है? भाई दोनों का मतलब सेम होता है और एक वर्ड दो बार नहीं आता। ओके। पकवान का भी वर्ड इनडायरेक्ट तरीके से वही हो जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। ओके। हिमी का अर्थ होता है आपका, हिमी हिमी हिमी, भाई दिमाग से उतर गया हिमी का अर्थ स्वादिष्ट। तो सही आंसर आपका फोर्थ होगा, स्वादिष्ट। मेरी माँ अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, स्वादिष्ट भोजन बनाती है। ओके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कौन सा था? तो आप कहेंगे फोर्थ। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? कहता है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? आपको इन सब के अर्थ भी पता होने चाहिए। देखिए, जो ऑप्शन में रहता है वही आगे चल के क्वेश्चन बन जाता है। ओके। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द पूछा है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है? कृपण, कपटी, कुटिल, कृतघ्न। ओके, कृतघ्न आधा घ इसमें। ओके। तो देखिए, कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। तो इसका विलोम तो भाई खर्चे करने वाला या दानी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, कृतज्ञ इसका विलोम बना। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला, उपकार करने वाला, ऐसा ही कुछ। चलो ऑप्शन की तरफ हम देख लेते हैं। नीचे मैंने लाया है कृपण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। ओके। इसका विलोम होता है दानी, यानी दान देने वाला। कुटिल, कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा या चालाक। जैसे कहते हैं ना कि भाई वो बहुत चालाक बन रहा है, टेढ़ा बन रहा है, उसी को। उसका विलोम होता है सरल, यानी सीधा। कुटिल का अर्थ जो सीधा न हो, जो अपने खुद को चालाक समझे, टेढ़ा। ये बुद्धिमान वाला चालाक नहीं है, ये दूसरा वाला। जैसे नहीं होता है आप कहीं दोस्तों के साथ जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई तू ही ज़्यादा चालाक बन रहा है। हाँ, तो ये वाला कुटिल यानी सीधा ना हो, उसके अर्थ में इसका अर्थ है। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है कपटी। कपटी का अर्थ होता है धोखेबाज, जैसे छल कपट करना, धोखेबाज। इसका विलोम होता है निष्कपट, जो सीधा साधा हो। कृतज्ञ, हाँ सही था। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, इसका विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे कृतघ्न। ये आधा घ है, ये पूरा ना। देखिए, घ के आधार छोटा न है ना, तो ये पूरा ना है, ये घ आधा है। तो उपकार न मानने वाला इसका होता है कृतघ्न। उम्मीद है आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे और चारों ऑप्शन का भी मैंने विलोम बता दिया। ओके। तो इसका ऑप्शन फोर्थ होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कौवा डाली से उड़ गया। इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण कीजिए। शब्द में क्या लिखा है हमें मतलब नहीं, हमें बस कौवा से मतलब है। तो देखिए, पीक डाली से उड़ गया। पीक, ये कोयल का पर्यायवाची है, सॉरी पर्यायवाची कह रहा हूँ, तत्सम है।
पिक जो है ये कोयल का तत्सम है। काल कल घोष ये भी कोयल का तत्सम है। कोकिल ये भी कोयल का तत्सम है। काग ये आपका कौवा का पर्यायवाची, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अच्छा नीचे भी देख लीजिए, तत्सम शब्द तद्भव, पिक पिक का अर्थ कोयल होता है। कल घोष इसका तद्भव कोयल होता है। कोकिल इसका तद्भव कोयल होता है और काग इसका तद्भव कौवा होता है। ये तत्सम है, ये तद्भव है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे मारना उचित न हो उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। भाई जिसे मारना उचित न हो उसे हम क्या कहते हैं? तो अवक्र, अवंश, अवज्ञ, अवध्य। उम्मीद है आपको आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, अवक्र का मतलब कि वक्र का मतलब टेढ़ा सीधा। वक्र का मतलब आप जानते हैं जो टेढ़ा, इसको संधि विच्छेद कीजिए। वक्र का मतलब टेढ़ा, अ का मतलब कि नहीं, तो जो टेढ़ा ना हो जो सीधा हो उसे अवक्र कहते हैं। अवंश जिसका वंश ना हो, वंशहीन, जैसे नहीं जानते कि कोई व्यक्ति है मान लीजिए उसकी कोई संतान नहीं, तो आप क्या कहते हैं? वंशहीन है, इसकी कोई वंश नहीं है। अवज्ञ जिसे जाना ना जा सके। अवध्य जिसे मरना उचित ना हो। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नीचे देख लीजिए, अवक्र, वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। का मतलब होता है नहीं, जो टेढ़ा न हो अर्थात सीधा। अवंश जिसका कोई वंश ना हो, वंशहीन। अवज्ञ, अवज्ञ का मतलब जिसे जाना या समझा ना जा सके उसे अवज्ञ कहते हैं। अवध्य जिसे मारा ना जा सके, जिसे मारना निषिद्ध हो उसे अवध्य कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? शब्द या वाक्य खंड बदले और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने। देखिए रेखांकित पहले कर दिए, वाक्य खंड पहले कर दिए, यानी हमें इसी में बताना है, बाकी क्या लिखा है इधर हमें इससे मतलब नहीं है। रेखांकित का मतलब यही होता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया था, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। अब हमें सही शब्द चुनकर बताना है। ऑप्शन देखिए, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, सही लग रहा है, तो इसको भी हम होल्ड रखेंगे। देखिए हिंदी में आप कभी भी टिक नहीं लगाएंगे। हिंदी में 4 ऑप्शन लगभग सही होते हैं, हमें ये बताना होता है कि सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, हमें ये बताना होता है। हिंदी का मतलब ही यही है। इसमें क्या बोला है कि जो सबसे अच्छे तरीके से उसमें फिट बैठ जाए। अगला ऑप्शन, मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा किया, प्रतीक्षा किया। ओके, अब देखिए मैंने 1 वर्ष तक, यहाँ तक दिया है ना, यहाँ से तक गायब कर दिया। हमें बस वाक्य खंड को यहाँ को बदलने के लिए कहा था। देखिए ये रेखांकित भाग है ना, रेखांकित भाग, तो हमें बस रेखांकित में परिवर्तन करना है, उसके अलावा कहीं नहीं करना। यहाँ से तक हटा दिया है, इसको हम होल्ड पे रखे थे, तो ये गलत हो जाएगा भाई, हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। रेखांकित बोला है, मैंने सिर्फ वर्ष उनकी प्रतीक्षा देखी। भाई ऐसे देखने में ये गलत लग रहा है, ऊपर से तक भी हटा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। रेखांकित में जो रहता है हम उसी को बस करते हैं। मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा की, ये भी सही है, लेकिन यहाँ तक दिया था और इसने तक हटा दिया। भाई तक नहीं हटाना है, बस यहाँ पे बदलना था, तो ये भी गलत हो गया। वैसे देखा जाए तो फोर्थ और ए दोनों सही लग रहे, बिल्कुल सही लग रहे हैं ना। देखिए मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा की, दोनों लगभग सही है। लेकिन यहाँ पे तक दिया था, यहाँ पे तक दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे तक हटा दिया है, हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना, हमें बस इतने में करना था, एग्जामिनर ने इतने में ही बोला था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए देख लीजिए एक बार, मैन, एक ऑप्शन में मैन लिखा था, मैन किसी में लिखा था, सही होगा मैंने प्रतीक्षा देखी। भाई प्रतीक्षा देखा नहीं जाता है, प्रतीक्षा किया जाता है। ओके, उम्मीद और तक का, तक दिया था तो इसलिए हम तक को ऐड करेंगे। एक बार नॉर्मल देख लीजिए, प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा देखा नहीं, प्रतीक्षा किया जाता है। ओके, और चलिए इतना बस समझ लीजिएगा, प्रतीक्षा देखा नहीं, प्रतीक्षा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। उसे क्षमा कर दो, आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, कार्यक्रम शुरू किया जाए, गणित पढ़ना अच्छा होता है। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक कोई गलत है, हमें बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए उसे क्षमा कर दो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, देखिए क्या लिखा है, आगामी। भाई आगामी नहीं, आगामी होता है, आगामी आ होता है। ओके, यानी आने वाला, आगामी दिन में हम घूमने चलेंगे, घूमने चलेंगे, बड़ा आ रहा है ना, देर तक हम बोल रहे हैं ना, पूरा विस्तार से बोल रहे घूमने, तो यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, तो घूमने में छोटा ऊ की मात्रा है, हम बड़ा ऊ की मात्रा लगेंगे।
कार्यक्रम शुरू किया जाए, सही। गणित पढ़ना अच्छा होता है, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अशुद्ध है। एक तो घूमने में अशुद्ध है और दूसरा आगामी, दोनों में अशुद्धि है। नीचे देखिए, आगामी, इसका सही वर्तनी आगामी होता है। घूमने, इसका सही क्या होता है, घूमने। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। कारक चिन्ह का हमें बताना है। ऑप्शन क्या है, उससे पत्र द्वारा सूचित किया गया है, हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता। अब देखिए, अब कारक चिन्ह इसमें शुद्धि क्या है, अगर मैं बता दूं, अगर आपने कारक पढ़ा ही नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ऐसे कैसे हो गया। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कारक के बारे में बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 8 है, बस इतना ही है, 1 मिनट का काम है। ओके, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे। कारक समझ लीजिए होता क्या है, जिनको नहीं पता। देखिए, कारक हिंदी में मुख्य रूप से 8 कारक होते हैं, उन्हें जिन्हें विभक्ति या विसर्ग, सॉरी, परसर्ग भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए 8 कौन से होते हैं, तो ये रहे आपके 8। अब इनको बताऊंगा कि इनको पहचानना कैसे और इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला कारक आता है कर्ता, इसको ऐसे भी बोला जाता है, ये प्रथमी विभक्ति है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये पंचम है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम देंगे ना, तो वहाँ पे सीधा पूछ लिया जाता है ये कौन सा पंचम विभक्ति है, तो आप कहेंगे अपादान। कौन सी छठी है, कौन सी सातवीं, ऐसे खड़े क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीडी में नहीं पूछता, ठीक। तो देखिए, कर्ता, पहला कारक का नाम है कर्ता। इसको पहचानने का तरीका ने, भाई कर्ता मतलब ने यूज होता क्या है, तो काम करने वाला जो होता है उसी को हम कर्ता कहते हैं, और उसको ने से पहचाना जाता है। जैसे आपने उदाहरण में दिया, राम ने पढ़ा। अब बताइए इसमें कर्ता कौन है, तो आप कहेंगे राम। कर्ता का मतलब ये होता है जो काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ओके, तो राम ने पढ़ा, किसने पढ़ा, राम ने। तो ये कर्ता, कर्ता पहचानने का तरीका जो ने का उत्तर दे वही होता है। राम ने पढ़ा तो ने। ओके, दूसरा आता है कर्म, जहां भी करता आएगा साथ में नहीं आ जाता है। राम ने किया, सनी ने किया, मोदी ने किया, कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया, वैज्ञानिक ने किया, नहीं आया ना, तो कर्ता के साथ हमेशा नहीं आ जाता है, तो वही साथ में निर्देश है, बस उसी को। सेकंड ऑप्शन क्या है, कर्म। कर्म मतलब होता है उसके साथ को आता है। कर्म किसे कहते हैं, तो जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बहुत फेमस उदाहरण है, बहुत फेमस उदाहरण है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, अब ये बताइए क्रिया का फल किसको पड़ रहा है, तो आप कहेंगे बच्चे पर पड़ रहा है। नहीं समझ में है, कोई बात नहीं, आपको करते तो समझ में आ गया होगा। जहां पर अब कंफ्यूज आप किस में हुए, दो चीज में, माँ में और बच्चे में, क्योंकि यहाँ पर दो लोग आए हैं और तो कोई है नहीं ना। माँ बच्चे, आप इसी में कन्फ्यूजन हुए ना। आपको करता पता है। अच्छा अभी बताइए, काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे माँ कर रही है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, यानी बच्चा, सॉरी, माँ काम कर रही, तो माँ काम कर रही, तो माँ क्या हो जाएगी, माँ कर्ता हो जाएगी। बच्चा कौन, बच्चा, बच्चा, और बच्चे के ऊपर कार्य किया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि बच्चा कर्म हो गया, कर्म को किया जा रहा है। तो माँ बच्चे को, देखिए को आया, कर्म के साथ को आता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, करण। देखिए करण में और अपदान में ये हमेशा गलती होता है, या आम बात है गलती होना। ओके, लेकिन हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि दोनों में से आता है। देखिए करण का मतलब क्या होता है, करण का मतलब होता है से या के द्वारा काम करने का साधन। देखिए करण जो होता है ना, करण कारक, ये काम करने का साधन होता है। जैसे आ साधन होता है, साधन मतलब इसकी सहायता से क्या काम किया जा रहा है। जैसे उसने कलम से लिखा, किससे लिखा, आपने कहा कलम से लिखा। कलम क्या है, साधन है। आप क्या कहेंगे कि लिखने का ये साधन है। साधन का मतलब होता है माध्यम। तो साधन क्या है, आप कहेंगे कलम है, कलम के माध्यम से लिखा जा रहा है, तो इसलिए हो जा रहा है उसने कलम के द्वारा लिखा, उसने कलम से लिखा, बात एक ही है, तो उसको कहते हैं करण। ओके, उम्मीद है आपको समझ में होगा। आप ट्रेन से पेपर देने जाएंगे, एसएससी का एग्जाम देने, पेपर किससे जाएंगे, आप कहेंगे ट्रेन से, तो ट्रेन क्या है, आप कहेंगे ट्रेन एक साधन है, तो आप वहाँ पे करण कहेंगे कि आप ट्रेन से पेपर देने गए, तो जो हमें पहुँचाए मंजिल तक, जिसके माध्यम से हम जाएं, उसे करण कहते हैं। ओके, संप्रदान क्या होता है, तो संप्रदान कारक देखिए, इसका अर्थ होता है को या के लिए। परिभाषा समझिए, जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए उसे हम संप्रदान कहते हैं। जैसे भूखे को भोजन दो, संप्रदान मतलब होता है दूसरों के लिए देना। जैसे भूज, सॉरी, भूखे को भोजन दो, को आया ना,
को मतलब संप्रदान को आपको दर्शा रहे हैं। किसी चीज के लिए मतलब होता है ना, के लिए या को, जैसे भूखे को भोजन दो, इसी से रिलेटेड ये सब आपका संप्रदान आता है। अगला आता है अपादान। ओके, अपादान का मतलब अलग होना। आप से भी होता है और अलग होना, आप अलग होना पे ध्यान दीजिए। किसी चीज से अगर कोई चीज अलग हो जाए तो अपादान। अपादान का मतलब कि एक चीज यहाँ पर थे और ये चीज यहाँ से निकलकर और इससे अलग हो रही है, दूर चली जाती जा रही है, दूर हो गई, अब इसमें और इसमें कोई संबंध नहीं है, ये दोनों चीज अलग हो चुकी हैं, उसे हम अपादान कहते हैं। करड़ में वो नहीं कहे, करड़ में जैसे कलम है, कलम से आप लिख रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। ओके, तो अपादान का ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम लड़के अपादान को करड़ करते हैं। अपादान में एक ही वस्तु रहती है लेकिन अलग होके एक दूसरी बन जाती है। ओके, फिर दोनों में कोई संबंध नहीं रहता, उसे हम अपादान कहते हैं। जैसे इसका मतलब अलगाव, ये तुलना का भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ था ना, पत्ता गिर के अलग हो गया, अपादान हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया। सी का मतलब करण नहीं कहेंगे, सरड़, करण तो माध्यम था, साधन था, ये अपादान है, अलग हो गया, पेड़ से पत्ता अलग हो गया। जैसे आपको आगे क्वेश्चन और मिलेगा, हाँ ऑप्शन में, जैसे ये देख लीजिए, नहीं पहले देख लीजिए। आप कहेंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है भाई, गंगोत्री से, भाई यमुनोत्री से यमुना निकलती है। ओके, तो ये यमुनोत्री है। ओके, यहाँ से आपकी यमुना निकली और यमुना निकल के अलग हो गई, आगे चल गई, तो इससे ये अलग हो गया, तो जो अलगाव की स्थिति दर्शाते हैं उससे अपदान कहते हैं। उम्मीद है आपको अपदान समझ में आएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो सकता आज के बाद। ओके, अब संबंध क्या होते हैं, तो जो इसको का, के, की, रा, री री से जोड़ते हैं। ओके, एक वस्तु या दूसरी से संबंध हो, उसे हम कहते हैं, जो दो शब्दों के बीच संबंध को जोड़ता है ना, उसी को हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह गीता की पुस्तक है, की जोड़ रहा है सीता को और पुस्तक को जोड़ रहा है ना, यह सीता की पुस्तक है, तो बस संबंध का कि ये नॉर्मल आता है। ओके, ये शायद ही कभी पूछता है, बहुत इजी माना जाता है, सबसे इजी यही है। अधिकरण, अधिकरण मतलब होता है में, पर। देखिए इसका परिभाषा है, क्रिया का आधार या स्थान, जो क्रिया का आधार होता है या स्थान, ये मैक्सिमम स्थान को बताता है। ओके, मैं राष्ट्रपति भवन में काम करता हूँ, स्थान बता रहे हैं, ये स्थान बताने का कार्य है। आप एसएससी जीडी की एग्जाम दे रहे, जब आपका एसएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा तो एसएसएफ कहाँ ड्यूटी देती है, मंत्रालय में। मैं मंत्रालय में काम करता हूँ, तो वहाँ पे अधिकार जगह में, आप इसके अंदर काम करते हैं, तो ये स्थान को बता रहे हैं। तो क्रिया का आधार या स्थान, मेज पर पुस्तक रखिए, पुस्तक कहाँ रखिए, मेज पर, स्थान बता रहे, तो जो स्थान को बताए वो अधिकरण पे आ जाता है। ओके, संबोधन, तो आप जानते हैं, हे, अजी, अरे, अरे किसी को पुकारना या संबोधित करना, जैसे हे प्रभु रक्षा करो, तो हे प्रभु पुकार रहे हैं ना, आप संबोधन करें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। आपको थ्योरी कंप्लीट हो गया। हम ऐसे ही पढ़ते हैं, जो टॉपिक पूछता है उस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी जानकारी देते हैं, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो स्किप ना करना पड़ेगा। और ऐसे ही करते करते हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं और सभी टॉपिक क्लियर भी हो जाते हैं। उससे पत्र द्वारा सूचित किया जाए, उसे पत्र द्वारा, उसे पत्र के द्वारा। आप कहेंगे एक बात बताओ, पुराने ज़माने में जैसे मान लीजिए कि आप घर हैं, आप मुंबई कमा रहे हैं, आपके भाई की शादी पड़ गई। ओके, अब आपको मुंबई, आप हैं, फ़ोन का ज़माना है नहीं, कैसे सूचित किया जाएगा। आप कहेंगे कि पत्र भेजो भाई, उसको पत्र भेजो, तो पत्र जाएगा, तो आप कहेंगे कि अब भाई आपको कैसे सूचित किया गया, किस साधन से किया गया, तो आप कहेंगे पत्र से, भाई मेरे पास पत्र आया था, तो उसे पत्र द्वारा सूचित किया गया। बिल्कुल सही है। ओके, हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, यहाँ पे संबोधन आ गया, बिल्कुल सही है। यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है। अब ये देखिए, आपको नीचे मैंने बताया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, करण से के द्वारा। ओके, और 1 सेकेंड, हाँ ऊपर वाला जो ऑप्शन था वो तो साधन था, से के द्वारा, और यहाँ पे देखिए से अलग, के द्वारा, अपादान करण, यहाँ पे से के द्वारा, यहाँ से अलग। ओके, 1 सेकेंड देख लीजिए बस। ये तो करण हो गया, आपको पता है, करण मतलब साधन, करण जो साधन को दर्शाता है वो। यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है। अब ये बताइए, यहाँ पे करण है या फिर अलगाव, अलगाव वाला क्या था, नाम भूल जाता हूँ भाई, अलगाव वाला क्या था भाई, अलगाव अपदान था, अपदान। ओके,
तो आप कहिए ये करण है, बस थोड़ा सा लगेगा भाई, एक्सप्लेन करने के लिए टाइम तो लगता है। करण या अपादान, आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो आपको पता है कि कर्ण साधन होता है और अपादान यानी अलग होता है। आप एक बात बताइए, यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, ये यमुनोत्री है, ओके। यहाँ से यमुना नदी निकल गई, भाई निकल के अलग हो गई, अब इसकी दुनिया इससे टूट गई, ये अलग हो गया इसे। तो आप ये बताइए ये अपादान है या कर्ण यमुना के द्वारा निकलती है। तो आप कहेंगे कि भाई ये अलगाव है, यमुना से निकल के यमुना अलग हो गई। तो आप कहेंगे यमुना यमुनोत्री से निकलती है, द्वारा नहीं से निकलती है। अगर द्वारा करेंगे तो पूर्णतः ये करण पे चल जाएगा। करण के दो होता है, या तो से आता है या द्वारा आता है, ओके। लेकिन अपदान में बस से आता है, ओके। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तो ऑप्शन थर्ड में ही गलती था, यहाँ पे से होगा, द्वारा की जगह से होगा। पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, तो ये तो नॉर्मल वाक्य है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए अपदान का एक बार और देख लीजिए, जन खत्म हो गया। देखिए ये बस इस क्वेश्चन का बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अपदान कारक किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी स्थान से अलग होती है, जैसे नदी का उद्गम, तो वहाँ अपदान कारक का चिन्ह से का प्रयोग होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य क्या था, यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, ये गलत। शुद्ध वाक्य क्या होगा, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ओके। उम्मीद है आपको समझ में होगा, मैंने एक एक तर्क दिया, ओके। आपका कारक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। किसमें त्रुटि है भाई, हमें ये बताना। देखिए रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही है। देखिए मैं रट्टा मार के नहीं गया हूँ, मैं भी एसएससी जीडी का छात्र हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोचेंगे, मान लीजिए मेरे सामने आ गया, मैं कैसे सोचूंगा। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही है, कॉन्सेप्ट पता होगा तो ठीक है। जंगल दिया है, ओके। नदियाँ दिया है, ओके। रफ्तार दिया है, ओके। रेलगाड़ी दिया है, ओके। अब इन्हीं चारों चीज़ों में मुझे फोकस करना है, बाकी क्या है मुझे कोई मतलब नहीं। भाई रेलगाड़ी तो हम जानते हैं, रेलगाड़ी ऐसे ही लिखा जाता है, हम लिख के भी ट्राई करें तो रेलगाड़ी तो ऐसे ही, ये बिल्कुल सही, इसमें गलत हो ही नहीं सकता, ओके। जंगल जंगलों जंगलों जंगल का बहुवचन तो होता है, हम कहेंगे भाई जंगल में गए, बहुत सारे वहाँ पे जंगलों, जंगलें, जंगलों और तो जंगलों भाई डाउट लग रहा है, चलो इसको हम होल्ड पे रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रफ्तार, भाई रफ्तार लिखना हो तो रफ्तार वैसे लिखें कि रफ्तार में कोई गलती नहीं है। अब हमें दो चीज़ों का नॉलेज नहीं है, जंगलों होगा कि नदियों होगा, ओके। तो यहाँ पे अब डाउट है, तुक्का मारना होगा तो आप यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन अगर हम तर्क की बात करें तो देखिए नदी में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए नदी, ओके। तो देखिए लास्ट में किसकी मात्रा आ रही है, आप कहेंगे ई की मात्रा है, तो हम इसे इकारांत कहते हैं, ओके। जैसे शनि, शनि में ई की मात्रा आती है तो आप कहेंगे इकारांत है। आप कहेंगे रमन, नौ, इसमें ओ आता है तो इसे अकारांत कहेंगे, ओके। तो जो लास्ट की मात्रा रहती है उसे रांत लगा के जोड़ते हैं, इकारांत अकारांत, ओके। तो जैसे नदी है, नदी तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम इकारांत का बहुवचन बनाते हैं, ये बड़ी ई की मात्रा है ना, तो वो जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो छोटी ई में बदल जाती है, न दी, और लास्ट में या जुड़ जाता है, नदियाँ। बहुवचन बनाते समय जो बड़ी ई की मात्रा रहती है वो छोटी ई में बदल जाती है, ये ईकारांत का रूल है, ओके। तो देखिए यहाँ पे नदियाँ है ना, तो नदी आपकी गलती है, ऑप्शन सेकंड आपका गलती होगा, यहाँ पे नदियाँ ये होगा, छोटी ई की मात्रा होगी। देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी है। कारण, हिंदी व्याकरण के नियमानुसार यह व्याकरण का रूल है, जब इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जब इकारांत शब्द है, जैसे टहनी, लकड़ी, शक्ति, देखिए सब में ई की मात्रा है ना, का बहुवचन बनाया जाए, जब इन शब्द का बहुवचन बनाया जाएगा तो अंत की बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है और अंत में या जुड़ जाता है। जैसे नदी, नदी में बड़ी ई की मात्रा है, बिल्कुल सही है, ये एक वचन है, हम इसका बहुवचन बनाते हैं, तो देखिए जो द में बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में बदल गई और लास्ट में या जुड़ गया, तो नदियाँ, नदियों, ओ सही। गाड़ी, गाड़ियों, सही। तो देखिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़ी जा रही थी, तो आपका किस में गलत था, आप कहेंगे नदियों में गलत था। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहस्थ का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, ग्रामवासी, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यासी।
देखिए गृहस्थ मतलब होता है घर संभालने वाला, ओके। गृहस्थ जो घर पे रहता है, घर संभालते उसे। ग्रामवासी जो गांव में रहता है, इसका विलोम क्या होगा अगर इसका पूछता, तो आप कहेंगे शहरवासी जो शहर में रहता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सुना होगा, या प्रेमा महाराज की आप बहुत सुनोगे ब्रह्मचर्य का पालन को। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, भाई आपकी जो अंदर कामना है जिससे आप ये गलत हरकतें करते हैं, मनोकामना जो नहीं होता है कि आप कहते हैं कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो भाई आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। उसी को कहते हैं कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो, और इंद्रियों पर नियंत्रण करने के ही ब्रह्मचर्य कहते हैं, ओके। तो ब्रह्मचर्य का होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। अब इसका विलोम MTHD मत मार देना भाई, ठीक है। इसका विलोम कुछ भी हो सकता है, कभी पूछेगा नहीं, होता नहीं है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन की ओर प्रस्थान करने वाला। जब रामायण में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वन की तरफ जाते हैं वनवास, तो उसको कहते हैं वानप्रस्थ, यानी वन की तरफ ये लोग प्रस्थान कर रहे हैं। सन्यासी, सन्यासी का मतलब जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, घर मोह माया सब कुछ त्याग दिया हो। गृहस्थ जो घर चला रहे हो, घर की देखभाल कर रहे हो, इसका विलोम होता है सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया, ओके। चलिए देख लीजिए, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। सन्यासी जिसने घर बार त्याग दिया हो, घर घर बार यानी सब कुछ, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, इसका विलोम गृहस्थ होता है, यानी घर परिवार के साथ रहने वाला। ग्रामवासी नेक्स्ट ऑप्शन था, इसका अर्थ होता है गांव में रहने वाला। इसका विलोम क्या होता है, तो शहरवासी यानी शहर में रहने वाला। वानप्रस्थ वन की ओर प्रस्थान करने वाला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, एक एक करके कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, और ये सही है तो क्यों सही है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य है। देखो वाक्य के तीन भाग होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। जब आपको पता ही नहीं है कि इन तीनों होते क्या हैं, तो आप सरल वाक्य इनमें से कैसे मारेंगे। इसलिए पहले आपको ये तीनों पता होने चाहिए। एक एक लाइन क्या है, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए ताकि कुछ सहायता मिले क्वेश्चन में। सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी गार्ड की, ओके। गार्ड की सीटी से ट्रेन चल दी। ज्यों ही गार्ड ने सीटी दी ट्रेन चल दी। गार्ड की सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी, ओके। तो चलिए हम इसका थोड़ा रचना देख लेते हैं, मतलब वाक्य। तो देखिए रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ओके। तो देखिए सरल वाक्य क्या होता है, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। मतलब जिसमें एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो। सिंपल बोल दीजिए, सनी पढ़ाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है, पढ़ता क्रिया है। एक करता है क्रिया, मतलब जो एकदम सिंपल हो, एकदम साधारण, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, बिल्कुल सिंपल जो लगे, ओके। तो ऑप्शन चारों में से जो आपको सिंपल लगेगा ऊपर वही टिक कर दीजिएगा। दूसरा क्या होता है, संयुक्त वाक्य, ओके। देखिए इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य और, किंतु, परंतु, या और भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि योजकों से जुड़े होते हैं, ओके। तो देखिए कहने का क्या मतलब है, दो लैंग्वेज में मैं इसको समझाता हूँ। उदाहरण क्या है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य बोला है, मतलब इसमें कम से कम दो वाक्य होंगे, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो वाक्य होंगे, और दोनों वाक्य स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है कि इसके बिना, इसके बिना हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बिना हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। इसे हम स्वतंत्र कहते हैं, ओके। दो लोग हैं लेकिन दोनों में से दोनों को स्वतंत्र, जैसे उदाहरण क्या था, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको पूरा हटा दूं, मैं बोलूं वह सुबह गया, क्या ये कोई वाक्य है? बिल्कुल वाक्य है भाई। भाई वह सुबह गया, ठीक है चला गया, वह सुबह गया, ये एक क्या कहते हैं, स्वतंत्र वाक्य, इसमें कोई कमी नहीं है। कोई बोलेगा आप कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, शाम को लौट आया। भाई शनि शाम को लौट आया, ठीक है, शनि कहीं गया था, शाम को लौट आया, तो क्या इसको बस यूज किया जा सकता है? बिल्कुल यूज किया जा सकता है। वो सुबह गया, भाई शनि सुबह गया,
ठीक है भाई, शनि सुबह चला गया, कोई बात नहीं। तो ये संयुक्त वाक्य है, मतलब दोनों स्वतंत्र है, इसके बिना कोई भी एक वर्ड यूज किया जा सकता है। ओके, आपको कभी भी कन्फ्यूजन है तो एक को काट दीजिए और बोलिए क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये संयुक्त वाक्य है। ओके, अब देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है। इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, ये कि जो, क्योंकि यदि वो ज्यों त्यों से जुड़े रहते हैं, ये उसके पहचाने के ट्रिक है, बीच में ये वर्ड आते हैं। ओके, जैसे देखिए, जैसे ही गार्ड ने सीटी बजाई वैसे ही ट्रेन चल दी। ओके, इसमें देखिए, इसमें दो वाक्य होते हैं, एक मुख्य वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, उसके बिना वो आ ही नहीं सकता। आप समझ रहे क्या करें, उसके बिना ये आ ही नहीं सकता। जैसे 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 मान लीजिए कि एक को हम क्या कहते हैं, 1 सेकंड रुकिए। जैसे देखिए ये चाउमीन है। ओके, और ये सोर्स है। आप जानते हैं कि सोर्स चाउमीन के बिना यूज किया ही नहीं जा सकता है। ये चाउमीन यही मेन है। और सोर्स क्यों आया है, चाउमीन है तभी सोर्स आया है। अगर चाउमीन नहीं होता तो सोर्स नहीं आता, यानी सोर्स ये पूरी तरीके से चाउमीन पर ही निर्भर है। ओके, अब वास्तविक उदाहरण देखते हैं। जैसे ही गार्ड ने सीटी बजाई वैसे ही ट्रेन चल दी। ओके, तो देखिए, जैसे ही गार्ड ने सीटी बजाई वैसे ही ट्रेन चल दी। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर पूरी तरह निर्भर है। जैसे ही सीटी बजाई वैसे ही ट्रेन चल दी। देखिए ट्रेन चलना किस पर निर्भर है। आप कहेंगे सनी, वैसे ट्रेन चल दी, भाई कैसे चल दी, जैसे ही गार्ड ने सीटी बजाई वैसे ही ट्रेन चल दी। अगर सीटी ना बजाता तो ट्रेन चलती ही नहीं। मतलब ट्रेन का चलना पूरी तरह किस पर निर्भर है, आप कहेंगे सीटी बजाने पर। और सीटी बजाना इस वाक्य में है, तो ये आपका वाक्य, ये उपवाक्य हो गया। आप ये बताइए, ट्रेन चलती, अगर ट्रेन किस पर चलती, आप कहेंगे सीटी बजाने से। अगर सीटी नहीं बजता तो ट्रेन नहीं चलती। ओके, तो इसके पर ये पूरा वाक्य निर्भर है, तो इसके बिना ये नहीं आ सकता। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार बता देता हूँ। सरल वाक्य सीधा होता है, संयुक्त वाक्य दो होते हैं, दोनों राजकुमार हैं, दोनों में खुद शक्ति, ये चाहे तो अपने मन से कहीं भी जा सकता है, ये अपने मन से कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन एक मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य में भी दो लोग होते हैं, एक राजा होता है, एक वजीर होता है। वजीर का अस्तित्व नहीं है, वजीर राजा के बिना कहीं नहीं जा सकता। ओके, मतलब वजीर राजा की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं सकता, कुछ भी कार्य करेगा तो राजा से अनुमति लेगा। मतलब ये पूरी तरीके से इस पर निर्भर है, तो इन दोनों का साथ आना जरूरी है। ये इनमें से अकेला कहीं भी कोई जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने उदाहरण दिया, एक्सप्लेन किया। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सरल वाक्य बताना था। क्वेश्चन था गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। ओके, सरल वाक्य, सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी गार्ड के। ये तो बोलने ही में अशुद्ध है। मुझे पता है कि आपका ये आंसर हो गया है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो गार्ड के क्या होता है भाई, गलत। सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी गार्ड के, गलत। गार्ड की सीटी से ट्रेन चल दी, गार्ड की सीटी से ट्रेन चल दी, नॉर्मल लग रहा है, ठीक लग रहा है। होल्ड कीजिए उसको, अभी होल्ड करते हैं। ओके, ज्यों ही गार्ड ने सीटी दी ट्रेन चली। आप जानते हैं कि ये मिश्र वाक्य हो गया। जैसे ही गार्ड ने सीटी दी ट्रेन चली। ट्रेन चलना किस पर निर्भर है, आप कहेंगे सीटी बजाने पर। इसमें साफ लिख दिया है कि जैसे ही सीटी बजाई तैसे ही ट्रेन चल दी, तो ये तो गलत हो गया। आप कहेंगे कि भाई इसमें भी तो निर्भर है कि जैसे ही ट्रेन की सीटी, मतलब सीटी बजाती ही ट्रेन चली। तो भाई ये एक ही वाक्य में ना बिल्कुल सरल भाषा में बोलेगा। और इसमें देखिए ज्यों जोड़ दिया गया है, ज्यों ही गार्ड ने सीटी दी ट्रेन चल दी। ओके, गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी, ये भी नॉर्मल लग रहा है, तो इसको भी होल्ड कीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, गार्ड के सीटी से ट्रेन चल दी या गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी। तो ऑप्शन डी ज़्यादा सही लग रहा है। ओके, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहाँ गया भाई, तो गार्ड की सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है भाई। जिस टॉपिक से पूछा जाएगा वो टॉपिक है भाई, टाइम तो लगेगा। अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप जानते हैं टाइम तो लगेगा। वरना बस क्वेश्चन पढ़े टिक मार दिए तो भाई क्या फ़ायदा। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में या उसके पड़ोसी से पूछ ले तो स्किप करना है, तो क्या फ़ायदा। उसे हम अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द, ये रेखांकित शब्द
के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। देखिए इस क्वेश्चन ने क्या बोले, रेखांकित, मतलब गर्म, नम्रता, सर्दी, लड़कपन। बाकी क्या लिखा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या बताना है, संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, मतलब इसमें हम संज्ञा की दृष्टि से बताना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, आप कहेंगे लड़कपन है, सर्दी है, नम्रता है, गर्म है। देखिए लड़कपन, लड़कपन क्या होता है, तो ये बच्चा से बना है। ओके भाई, लड़कपन किसे कहते हैं, जैसे नहीं कहते हैं कि जब कुछ बात हो जाती है बड़े लोग तो क्या कहते हैं, भाई अभी तक तेरा लड़कपन नहीं गया था क्या, बच्चों जैसी हरकत है। तो जिसको छुआ ना जा सके, जिसे बस देखा, तो ये भाववाचक संज्ञा है लड़कपन। लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। सर्दी, सर्दी को नहीं छुआ जा सकता है, जिसको बस महसूस किया जाए उसे कहते हैं। तो सर्दी भी क्या है, सर्दी आप कहेंगे ये भाववाचक संज्ञा है। ओके, नम्रता, तो ये नम्र से बनाए, ये भी भाववाचक संज्ञा है, इसको छुआ नहीं जा सकता, ये भी भाववाचक संज्ञा, आप भी जान रहे हैं। ये भी भाववाचक हो गया, ये भी भाववाचक हो गया, और ये भी भाववाचक हो गया। अब आपके पास बचता है गर्म। भाई गर्म कौन सी संज्ञा है, आप कहेंगे गर्म तो संज्ञा है ही नहीं, फिर क्या है, आप कहेंगे गर्म विशेषण है। अगर किसी संख्या सॉरी किसी संज्ञा से पहले कोई वर्ड आता है और वो इसकी विशेषता बताता है, तो वो विशेषण हो जाता है। ओके, किसी संज्ञा से पहले कोई वर्ड आता है और वो इस संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वो विशेषण हो जाता है। जैसे ये पानी, पानी लिखा है, पानी के पहले मैं इस शब्द को लिख देता हूँ, ये संज्ञा है ना, पानी से पहले इस संख्या को लिख देता हूँ गर्म। गर्म पानी, इसकी विशेषता बता रहे हैं ना, पानी कैसा है, गर्म है, तो ये विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है, आप कहेंगे गुणवाचक विशेषण है। तो भाई ये तो विशेषण है, ये संज्ञा संज्ञा संज्ञा। ओके, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, लेकिन ये विशेषण है। और हमें पूछा इस संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध बताने, तो ये संज्ञा से शुद्ध है, संज्ञा से शुद्ध है, संज्ञा से शुद्ध है, ये विशेषण है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन है। लड़कपन, लड़कपन मतलब क्या होता है, ये बच्चा से बना है, लड़कपन ये भाववाचक संज्ञा है। नम्रता, ये नम्र से बना है, नम्रता ये भी भाववाचक संज्ञा है, जिसको छुआ नहीं जा सकता उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सर्दी, सर्दी यह एक ऋतु या अवस्था का नाम है, यह भी भाववाचक संज्ञा। गर्म, यह पानी की विशेषता बता रहे, इसलिए यह विशेषण है। आप कहेंगे कि तब इसका संज्ञा क्या होगा, तो इसका संज्ञा गर्मी होगा। आप क्या कहते हैं दोस्त, भाई बहुत गर्मी लग रही है, तो वो संज्ञा है। ओके, अशुद्ध शब्द शुद्ध रूप, भाई गर्म अशुद्ध है और गर्मी जो है वो शुद्ध रूप होगा संज्ञा की दृष्टि से। ओके, आप क्या कहेंगे कि भाई मुझे तो पता चला ही नहीं, मैंने संज्ञा पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए जिस टॉपिक से पूछेगा वो टॉपिक ही हम खत्म कर देंगे, संज्ञा के वेद ज़्यादा नहीं भाई, बस 5 है, 2 मिनट लगेंगे। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता देख ले। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आसान भाषा में समझिए। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं। ओके, अगर आप, हाँ ओके 1 सेकेंड, हाँ आपको समझाने के लिए। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध करे। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग हैं, लेकिन आप डायरेक्ट किसी एक पर ही चले जाते हैं। मैंने आपको बताया और आप डायरेक्ट उसी के पास चले गए, इन 5-6 के पास नहीं गए, मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो यूनिक हो, उसके जैसा कोई भी दूसरा ना हो। मैंने भारत बोला, अब भारत समझ गए भारत कौन है, किसके बारे में बात हो रही, आप दूसरे के पास गए नहीं, आप डायरेक्ट भारत के पास आ गए। गंगा, आपको गंगा पता है ना, आप डायरेक्ट गंगा के पास आ गए, आप दूसरी नदी के पास नहीं गए। मतलब आप डायरेक्ट उसी व्यक्ति के पास चले जाए, या उसी व्यक्ति का ख्याल है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोदी जी, मैंने मोदी जी बोला, आप डायरेक्ट मोदी के ऊपर चले गए, आप राहुल गांधी के पास गए नहीं, आप डायरेक्ट उसी व्यक्ति के पास चले गए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होती है जिसमें कन्फ्यूजन हो, आप डायरेक्ट उसी व्यक्ति से मिलकर आ जाए, किसी दूसरे के पास ना जाए। ओके, अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब देखिए हम जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, जो एक ही प्रकार की वस्तु या प्राणी की जाति का बोध करे उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए इतना लोग है ना, मैं बोलूं इनमें, तो आप कहें कि भाई इनमें तो बहुत लोग हैं, इनमें से कैसे में जाओ, आपको क्लियर ना हो कि किसके पास जाना हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, मैंने बोला लड़की से पहले लो, आप कहेंगे भाई यहाँ पे लड़के तो 6 हैं, इन 6 में से किससे लो, कन्फ्यूजन हुआ ना कि किसके पास जाऊँ, आपको डायरेक्ट एड्रेस ना मिले, वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पर्वत, पर्वत पे चले घूमे, अब बोले भाई भाई पर्वत 6 कौन से पे चले, आपको डाउट हुआ ना, डाट क्लियर नहीं पता चला किस पे चले, वो जातिवाचक संज्ञा है। नदी, शहर, पुस्तक, पशु, भाई
एसएससी जीडी के लिए कौन सी पुस्तक पढ़े? भाई पुस्तक तो 6 है भाई, कौन सी पुस्तक पढ़े? तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है, मतलब आप डिसाइड ना कर पाए। ओके। भाववाचक संज्ञा, जो किसी भाव गुण अवस्था को बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिसको आप कभी टच ना कर सकें उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे बस महसूस किया जा सकता है। जैसे बचपन, क्रोध, प्रेम। आप किसी से प्रेम करते हैं, क्या उसे आप छुए महसूस किया? नहीं। प्रेम एक अंदर की भावना है, भाववाचक, उसको बस महसूस किया जा सकता है। विनम्रता, मिठास। ओके। ये मिठास पूछा था, ये किसी में तो पूछा है, मैंने इसको इतना याद है कि मिठास क्या है। आप कहेंगे मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। ओके। आगे आते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये देखिए, ये हमेशा समूह को बताता है, जिसके अंतर्गत बहुत लोग आते हैं। जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराए उसे समूह कह सकते हैं। जैसे सेना, आप कहते हैं सेना में बहुत लोग होते हैं। सभा, सभा में बहुत लोग होते हैं। कक्षा, कक्षा में बहुत लोग होते हैं। भीड़, गुच्छा, गुच्छा में बहुत लोग होते हैं। तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। मैं छोटे पर पहले जो ये चाबी की गुच्छा नहीं होती थी जिसमें अंगूर जैसे लगे होते थे, मुझे लगता था कि अंगूर है, अंगूर का गुच्छा है ये। ओके। लेकिन अंगूर ये अभी कच्चा है। देखिए, अगला संज्ञा था द्रव्यमान, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध करे। ये धातु है, जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, कोयला, तेल। उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके। जिसमें हम आप अपने हाथ में ले सकते हैं, इतना मानिए। अब ये नहीं कि आप जातिवाचक में जाकर पशु को हाथ में ले लीजिएगा। ओके। तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें विशेषण था ना, नम्र विशेषण। आप कहेंगे भाई मैं विशेषण तो पढ़ा ही नहीं हूँ, कैसे पता करें कि ये विशेषण था? देखिए भाई, हो सकता है आपको बोरिंग लगे कि मैं ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, लेकिन इतना यहाँ ध्यान रखिए, एग्जामिनर जो पूछेगा हम उस टॉपिक को ही खत्म कर देंगे, ताकि उससे रिलेटेड कभी भी ना फंसे। और एग्जामिनर हमेशा भाई 42 शिफ्ट हुए हैं, एक की शिफ्ट में 20 क्वेश्चन पूछा है, 840 पूछा है क्वेश्चन। 840 में से उस भाई उसने अगर 50 टाइप भी यूज ना किया होगा तो क्या किया होगा? 50 टाइप पढ़ लेंगे भाई, अगले साल भी वही 50 टॉपिक में से घुमा के देगा। इस बार व्यक्तिवाचक दिया ना, अगली बार समूह दे देगा, यही करेगा भाई। नया क्वेश्चन कहाँ से लेगा? 50 टाइप है, उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछना है। तो हमारा प्लान ये था। ओके। देखिए, विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताए। 1 सेकेंड। तो देखिए, गुणवाचक, जो किसी की विशेषता बताए। देखिए, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। इन सबसे क्वेश्चन आ सकता है, आता है। तो हम ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर था ना, वो गुणवाचक विशेषण था। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण होता क्या है? तो जो संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार या ढांचा का बोध करे उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषता बताए, उसके गुण बताए, गुण। जैसे नीला आकाश, आकाश कैसा है? आपने कहा नीला है, देखिए रंग बता रहे। बुद्धिमान बालक, बालक कैसा है? बुद्धिमान है। पुरानी कार, कार कैसा है? आप कहेंगे कि पुरानी कार है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। ओके। आप कहेंगे कि सनी तेज है, भाई विशेषता बता रहे, पढ़ने में तेज है, तो उसे आप तेज क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण, मतलब विशेषता बता रहे। रिया सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषता बता रहे भाई, तो सुंदर है। संख्यावाचक विशेषण। ओके। नाम से पता चल गया होगा संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो संख्या की, जो संख्या की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 प्रकार है, एक निश्चित और अनिश्चित। ओके। जैसे 5 आम, निश्चित है। आम कितने हैं? 5 है, संख्या बता रहे हैं ना, संख्यावाचक विशेषण। कुछ लोग, लोग है, कितने लोग है? कुछ है, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आप कहेंगे अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं, लेकिन अनिश्चित है, मतलब पता नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, तो आप कहेंगे ये भी संख्यावाचक विशेषण। चौगुना काम हो गया, भाई तुमने बोला था दोगुना काम करने के लिए, मैंने चौगुना कर दिया, कितना चौगुना? तो ये कहेंगे कि ये भी संख्यावाचक विशेषण है। ओके। अब आते हैं परिमाण विशेषण, जो संज्ञा की माप तोल मात्रा का बोध करें। इसका मतलब होता है कितना। जैसे 2 लीटर दूध, दूध चाहिए, आप कहेंगे कितना चाहिए? तो आप कहेंगे 2 लीटर। तो आप 2 लीटर इसको मापते हैं ना, तो ये परिमाणवाचक हो गया। भाई पानी दे दो, कितना? थोड़ा। तो जो थोड़ा की बात करें, बहुत की बात करें, जो माप तोल की बात करें, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चीनी दे दो, कितना? बहुत चीनी चाहिए भाई, रस घोरना है। तो भाई बहुत, परिमाण बता रहे बहुत चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में होगा। अंतिम आते हैं सर्वनामिक विशेषण, सबसे टफ में इसी को माना जाता है। वैसे है नहीं, लेकिन भाई अगर मानना पड़े तो इसी को मानते हैं ना। और यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं, लड़के इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं।
देखिए, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। घर, घर क्या है? आप कहेंगे संज्ञा है। वह क्या है? आप कहेंगे सर्वनाम। आप कहेंगे कि मैंने एक परिभाषा पढ़ा था कि अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए और उसकी विशेषता बताए तो सर्वनामिक विशेषण हो सकता है। वह घर किसका है? वह घर रिया का है। ओके, तो वह क्या है? ये सर्वनामिक विशेषण। यह लड़का, भाई पूछ रहे कि यह लड़का कौन है? यह लड़का, तो यह इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सर्वनामिक विशेषण। कौन? व्यक्ति, व्यक्ति कौन? देखिए ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आपका संज्ञा और विशेषण से इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे थे। ओके, और आपके संज्ञा और विशेषण दोनों क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में कभी भी बाहर नहीं आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निहस्था का विलोम क्या है? देखिए निहस्था गलत नहीं है, निहस्था सही है। गांव में आप सुनोगे निहत्था, निहत्था, उसी को निहस्था। ओके, गूगल में आप खोजेंगे तो निहस्था शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जीडी ने पूछा था। ओके, निहस्था का मतलब क्या होता है? निहस्था, जिसके पास हथियार न हो। निहस्था, भाई मैं निहत्था या जो करना है कर ले। ओके, आपने ये सुना होगा ना ये रामायण में कि हम निहत्थे पे वार नहीं करते। राम जी क्या बोलते? हम निहत्थे पे वार नहीं करते। ये हमारा क्या कहते हैं, ये कौन से धर्म के थे? ये हमारा राजपूत धर्म है कि ये कौन सा धर्म है? हम निहत्थे पे वार नहीं करते। निहत्थे मतलब जिसके पास हथियार ना हो, हथियार विहीन। साफ दिख रहा है, जिसके पास हथियार ना हो। हमें इसका विलोम बताना था, हथियार विहीन। इसका भी मतलब यही होता है, जिसके पास हथियार ना हो। हथियारहीन, इसका भी मतलब वही होता है, जिसके पास हथियार ना हो। तीनों का सेम अर्थ सेम हो गया। हत्यारा, हत्यारा का अर्थ होता है जो किसी की हत्या कर दे। हथियारबंद यानी हथियार से लैस, जिसके पास हथियार हो, पूरा हथियार से भरपूर हो, उसको हथियारबंद कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक बार देख लीजिए, निहस्था, निहस्था का अर्थ क्या होता है? हथियार छोड़ना या अस्त्रहीन होना। ओके, ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। हथियार विहीन, जिसके पास हथियार नहीं है। हथियारहीन, जिसके पास कोई हथियार नहीं, दोनों का सेम शब्द है। हत्यारा, जो किसी की हत्या करता है। हथियारबंद यानी हथियार लिए हुए। उम्मीद है आपको समझ में होगा। भाई टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये इसकी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। महाभारत के युद्ध में कौरवों के स्पेस का नाश हो गया। तुम्हारे पास स्पेस कितने रुपए? उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त एक अनेकार्थक शब्द है। देखिए दो ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ऑप्शन बस एक ही एक है। कुल वंश 10 परिवार, मतलब दोनों स्थान पर एक ही वर्ड भरा जाएगा। अब हम ऐसा कौन सा वर्ड ले जो दोनों जगह मैच हो जाए? महाभारत के युद्ध में कौरव के नाश हो गया। किसका? कुल का नाश हो गया। भाई कुल का मतलब खानदान में, सही बात है, उनके खानदान का नाश हो गया। तुम्हारे पास कुल कितने रुपए? तो ऑप्शन ए कुल सही हो जाएगा। देखिए कुल का अनेकार्थक शब्द नीचे देख लीजिए, कुल का अनेकार्थक शब्द वंश भी होता है और कुल का अनेकार्थक शब्द सभी या मिलाकर भी होता है। ओके, देखिए जैसे वंश, क्वेश्चन में यही था ना कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की कुल वंश का नाश हो गया। वंश को हम कुल भी कह सकते हैं, ये इसका अनेकार्थक शब्द है। आप वंश भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। वंश का अनेकार्थक कुल होता है, क्या आप कुल लिख सकते हैं? बिल्कुल कहा, ठीक है मैं कुल लिख देता हूँ। अगला देखिए, अगला क्या दिया था यहाँ पे, तुम्हारे पास स्पेस कितने रुपए हैं? स्पेस मतलब सब मिलाकर, हम वहाँ पे सब मिलाकर लिख देते हैं। सब मिलाकर क्या कुल का अनेकार्थक शब्द होता है? बिल्कुल होता है। तो हम क्या सब मिलाकर जगह कुल लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में होगा। देखिए आप कह रहे होंगे कि भाई इतना इजी क्वेश्चन, इतना ज़्यादा डीप में बता रहा हूँ। भाई आप 2-3 साल पढ़ लें तो आपके लिए अब ईजी हो गया। सोचिए जो नए बंदे होंगे, जिनको नहीं आता होगा, उनका क्या होगा। ओके, निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। निम्नलिखित मुहावरे के रेखांकित अशुद्ध भाग को उचित विकल्पों से बदलें। रेखांकित, चना, ये अशुद्ध भाग है, इसको उचित विकल्प से बदलना है। उचित विकल्प में आपका चावल है, जौ है, उड़द है, उड़द, मूंग है। तो देखिए ये मुहावरा है, छाती पर चना दलना। मुहावरा ये नहीं होता, छाती पर मूंग दलना होता है। आप कहेंगे भाई मूंग दले या चना दले, बात तो एक ही है। मूंग दलो या रहर दलो या, तो देखिए असली मुहावरा होता है, सॉरी, छाती पर मूंग दलना। भाई इसका अर्थ क्या होता है? जो यूपी बिहार से होंगे उनको तो अर्थ मत पता होगा। अब जो दक्षिण भारत से होंगे, नॉर्थ इंडिया से होंगे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है मुहावरा में।
छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है किसी के बहुत पास रहकर उसे कष्ट देना या परेशान करना। छाती पर मूंग दलना, भाई मैं अपने पास इतने रखा हूँ, तुम्हें अपने सीने पर बैठा के रखा हूँ, इतनी इज्जत दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि अपने सीने पर बैठाया हूँ, और तुम उसी सीने पर बैठ के मूंग दल रहे हो। भाई भाई ये कोई बात होती है? तो किसी के बहुत पास रहकर उसे कष्ट देना या परेशान करना। भाई तुझे मैंने अपने सीने में जगह दिया था और तू वहाँ पे बैठ के मूंग दल रहा है। हाँ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया मूंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया गद्यांश। गद्यांश को हम इजी नहीं बोल सकते, इसको हम तार्किक बोलेंगे। ओके, तो देखिए मैंने गद्यांश को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑप्शन है तो मैंने ये भी बताया कि ऑप्शन क्यों गलत होगा और ये ऑप्शन ही क्यों सही होगा। ओके, तो चलिए गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 20। देखिए गद्यांश एग्जाम में हूबहू रिपीट होते हैं। जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था ना, जो दूसरी क्लास थी, उसमें गद्यांश में पता है क्या लिखा था? 25 से 30, क्वेश्चन नंबर 25 से 30। अब भाई आप सोचोगे कि गद्यांश भाई जो अब एसएससी जीडी के एग्जाम में होता है वो 20 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, तो गद्यांश नंबर 25 से 30 कहाँ से गया? तो भाई एग्जामिनर ने वो कहीं से गद्यांश कॉपी किया था और हूबहू वही पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन 25 से 30 वैसे ही को वैसे ही लिखा था। तो गद्यांश कॉपी पेस्ट होते हैं। गद्यांश की तरफ बढ़िए, ध्यान से पढ़ते हुए समझिएगा, चलते चलिएगा। 1 सेकेंड, पूरा गद्यांश एक बार में आ जाएगा शायद नहीं। देखिए यह संतोष और गर्व की बात है, गर्व पर ध्यान देना है हमें, गर्व की बात हो रही है। ऐसे गद्यांश को मैं नोटिस कैसे करना है वो सीख के चलिए। यह संतोष और गर्व की बात है कि देश, यानी देश की बात हो रही है, वैज्ञानिक यानी तरक्की की बात हो रही है, गर्व की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, वैज्ञानिक और स्पेस के क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है। मतलब हम भविष्य की बातें कर रहे हैं। आशातीत प्रगति मतलब आशा है कि एसएससी जीडी में मेरे 80 में से 72 आ जाएंगे, आशा यानी भविष्य की बात हो रही है। ओके, ऐसे नोट करना है। मैं प्रगति कर रहा है, विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहे हैं। तो मतलब भाई टक्कर ले रहे हैं मतलब हम मुकाबला कर रहे हैं। ओके, और उनसे आगे निकल जाना चाहते हैं, किंतु इस प्रगति के उजले पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है। मतलब इसमें एक गलत वर्ड का इस्तेमाल भी किया गया है। ओके, हर क्वेश्चन में एक अपवाद होता है ना, ठीक वैसे ही जैसे दाल में एक क्या मक्खी पड़ गई, तो इसमें कोई मक्खी भी है। इस प्रगति के उजले पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है। ओके, जिससे हम स्पेस चाहते हैं, जिससे हम स्पेस चाहते हैं वह नैतिकता का पहलू। यदि हमारे हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावनाएं नहीं है, तो देश के मान सम्मान का ध्यान नहीं है, तो सारी प्रगति निरर्थक है। ओके, मान सम्मान की बात हो रही है। आज यह आम धारणा है कि बिना हथेली गर्म के साधारण सा काम भी नहीं हो सकता। हथेली गर्म मतलब यहाँ पे घूसखोरी की भी बात हो रही है। भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जन सेवकों में अपना घर भरने की स्पेस लगी है। भ्रष्ट। ओके, ऐसे आपको नोट करना है, ये एग्जाम में आपको ऐसे नोट नहीं करना है, बस आपको दिमाग में बैठाना है कि इन किन वर्डों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप अनुमानित लगा सकते हैं कि गद्यांश हमारे किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें न समाज की चिंता है न देश की, न समाज की चिंता है न देश की। मतलब वो लोग मतलबी हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं, अपने प्रॉफिट से मतलब रखें। बोला ना कि भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जीवन सेवकों में, और उन्हें समाज की चिंता नहीं है, मतलब अपना पॉकेट भरने में लगे। समाचार पत्रों में अब रोजमर्रा की घटनाएं आम हो गई हैं। लोग मान बैठे कि यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। देखिए समाचार पत्रों में अब रोजमर्रा की घटनाएं आम हो गई हैं। लोग मान बैठे हैं कि यह हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि यह सच नहीं है। मतलब उससे लोग बहुत ज्यादा उब चुके हैं। राष्ट्रीय चरित्र लोग उब चुके हैं, अब उसको क्या मान रहे, अब उसको क्या मान रहे हैं, अब उसको वो मानते क्या नियम कहते हैं कि एक नियम बन गया। भाई एकदम लोग परेशान हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, आपको पता है कि पासपोर्ट में कहाँ पे पैसा लगता है, ये गलत है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मान गए कि भाई एक तरीका से ये नियम बन गया है। वास्तविक नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से कि भाई पासपोर्ट बनवाएंगे तो इतना लगेगा, ये नियम बन गया। कहने का ये मतलब था, जबकि वह सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। पासपोर्ट बनाते समय हमें पैसा नहीं देना चाहिए, आपको पता है कहाँ पे देते हैं, खुल के बोल नहीं सकता। ओके, मरीन ही है, गलत, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। मरीन नहीं है, ये मरी और नहीं ये होगा, ठीक है, टाइपिंग एरर होगा, मरी नहीं है। पर प्रचार नैतिकता का हो रहा है।
लोगों में यह धारणा घर करती जा रही है कि बड़े लोग जब ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें। सबसे आपने इतने वर्ड पे ध्यान दिया, ओके। सबसे पहले तो इस सोच से मुक्ति पाना जरूरी है, मानसिकता की बात बात हो रही है। और उसके बाद ये संकल्प की के, भाई की के ही एग्जाम में आया था, ऐसा ही लिखा था, ये टाइपिंग एरर नहीं है। की के भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे, उन्हें स्पेस करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं, ओके। ऐसे आपको गद्यांश को नोटिस करना है। अब देखिए पहला गद्यांश क्या आता है। भाई टाइम तो लगेगा अच्छे से एक्सप्लेन करने में। विकल्पों में से उचित शब्द चयन कर अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में बस ऐसे ही दिया था और नीचे एक लिखा था बस, ओके। मैंने ये अपने मन से एक लाइन ऊपर का लिया है, एक लाइन नीचे का लिया, अपने मन से ऐड नहीं किया है, बस ऊपर का एक लाइन लिया है और नीचे का एक लाइन लिया है, ताकि अब देखिए एग्जाम में रहता तो आप गद्यांश पढ़ते और गद्यांश पढ़ के फिर आप वहाँ पे जाते इसको समझने के लिए, तो बार बार जाना ना पड़े। इसलिए मैंने जहाँ पे पूछा था, यहाँ पे पूछा था, एक लाइन नीचे अपने मन से ऐड कर दिया और ऊपर एक लाइन ऐड कर दिया, ताकि आपको गद्यांश में जाने की जरूरत ना पड़े और आपको आंसर इसी में से मिल जाएगा, ओके। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। यह संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और स्पेस के क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है, विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहे हैं और उनसे आगे निकलना चाहते हैं। देखिए गर्व की बात है, ये वैज्ञानिक की बात हो रही है, टक्कर ले रहे हैं मतलब विश्व गुरु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ओके। तो देखिए क्या वैज्ञानिक और ऐतिहासिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहे हैं। भाई आशातीत मतलब हम भविष्य की बातें कर रहे हैं। आशातीत है जीडी में मेरे 80 में से 72 आ सकते हैं, आशातीत की बात कर रहा हूँ। और ऐतिहासिक मतलब क्या होता है, इतिहास से संबंधित। भाई हम इतिहास को क्यों लेंगे, हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम भविष्य की बातें करेंगे। तो ऐतिहासिक गलत हो जाएगा, ऐतिहासिक नहीं बात होना चाहिए। ऐतिहासिक घूमने वाली चीज हो, जैसे ऐतिहासिक जगह पे कहते हैं इतिहास से संबंधित, ओके। ऐतिहासिक नहीं हो सकता। दूसरा सामाजिक, वैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति, सामाजिक क्षेत्र में भी हम प्रगति कर रहे हैं। क्वेश्चन सही लग रहा है, ओके। तो इसको हम अभी होल्ड पे रखेंगे, सही नहीं मानेंगे। आप हमेशा होल्ड पे मारेंगे जब तक आप चारों ऑप्शन ना आ जाए, क्या पता इससे बढ़िया ऑप्शन मिल जाए। थर्ड ऑप्शन है, इसको छोड़िए, काल्पनिक लीजिए पहले। काल्पनिक, आप एक बात बताइए, आप वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं, आशातीत प्रगति कर रहे हैं, आशातीत मतलब भविष्य की आप प्रगति करें, तब क्या काल्पनिक प्रगति करेंगे। भाई आपको वास्तविक प्रगति करना है, काल्पनिक क्यों करेंगे। काल्पनिक मतलब होता है काल्पनिक बातें सोचना, जैसे आप 10th में पढ़ते तो क्या पढ़ते थे, उसकी से उससे शादी हो जाए, भाई ये काल्पनिक बातें हैं। भाई काल्पनिक थोड़ी करना है, हमें वास्तविक करना है, ओके। तो काल्पनिक भी नहीं होगा। काल्पनिक मतलब जो ज़्यादा पॉसिबल ना हो या सोचने वाली बात। भाई वैज्ञानिक की बात हो रही है, आप वैज्ञानिक के साथ काल्पनिक नहीं आता है, ये हमेशा साइंस को मानते हैं। अब बचा सामाजिक और औद्योगिक। औद्योगिक दिखते हैं, औद्योगिक का मतलब जानते हैं। हमारा देश गर्व की बात क्या है, भाई हमने वैज्ञानिक में विकास कर लिया, प्रगति कर ली। हमने अपने औद्योगिक क्षेत्र में विकास कर लिया। औद्योगिक मतलब हमने फैक्ट्रियाँ लगा दी, 5G पे आ गए, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, उसको औद्योगिक बोलते हैं। औद्योगिक में हम प्रगति कर ली। तो देखिए सामाजिक से ज़्यादा औद्योगिक बढ़िया ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन आपका औद्योगिक सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, औद्योगिक। एक बार देख लीजिए, यह संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है, विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है। भाई अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर, यानी जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनसे हमारा देश टक्कर ले रहा है। क्यों से, क्योंकि हमारा औद्योगिक प्रगति हुआ है, हमारे पास अनगिनत फैक्ट्रियाँ हो गई, हमारे पास देश में आईफोन की कंपनी आ गई, टेस्ला की कंपनी आ गई, हमारे देश में इतना उत्पादन हो रहा है, देश में निर्यात हो रहा है कि भाई हमारे पास भी पैसा बहुत आ रहा है और हम अर्थव्यवस्था वाले देशों से अब टक्कर ले पा रहे हैं। तो आपके पास दो दो मिल गया। औद्योगिक मैंने तर्क दे दिया ना, यहाँ पे अर्थव्यवस्था जिक्र हुआ है, इसलिए औद्योगिक आएगा ही आएगा। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, अमेरिका में कितना पैसा है, हमारे पास अगर चाइना जैसा औद्योगिक क्षेत्र आ जाए तो अमेरिका से टक्कर ले सकते हैं, बिल्कुल। तो क्वेश्चन में ही हमें मतलब दिए होते हैं, हमें खोजना होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भाई टाइम तो लगा लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा अर्थव्यवस्था देखो के। क्या आप इसे देखना चाहेंगे, चलिए मैंने इसका मतलब समझा देता हूँ। औद्योगिक देखिए, जैसे देखिए विज्ञान और उद्योग एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। आप कभी भी तरक्की की बात करेंगे तो आप क्या बोलते हैं सरकार से, सरकार आप तीन चीज़ की बस तरक्की कर दीजिए। पहला विज्ञान की, दूसरा उद्योग की, और तीसरा
शिक्षा की। उसके बाद हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप कहेंगे मिलिट्री की, भाई जब शिक्षा रहेगी ना और उद्योग रहेगा ना, तो भाई मिलिट्री पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मिलिट्री कैसे अमेरिका की ज़्यादा है? उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा है तो बहुत ज़्यादा, उसके पास जहाज है, सेना है। कहाँ से? भाई यहीं से आया ना। उसके पास शिक्षा अच्छी है, उसके पास क्या है, ये क्या नाम है, उद्योग अच्छा है, तो वहीं से ना पैसा आता है, तो वो अपने मिलिट्री में लगाते हैं पैसा। तो तीन चीज़ें अच्छी रहेंगी तो उस देश को पीछे होने से, मतलब आगे होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत ज़्यादा समय दे दिया। अगला गद्यांश, विकल्पों में से उचित शब्द चयन कर अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन क्या है? पलायन। पलायन मतलब छोड़कर भाग जाना, छुटकारा। कोई चीज़ हमारे पीछे पड़ी, उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे आसान भाषा में लड़कियां क्या कहती है, भाई मैं शनि से तंग आ चुकी हूँ, मैं शनि से पीछा छुटकारा चाहती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मतलब तुम भैया तुम दूर रहो, हमसे मतलब मत रखो, हम तुमसे, हम अपनी ज़िंदगी में ही रहेंगे, हम अपने गांव में ही रहेंगे, तुम हमसे मतलब मत रखो। रक्षा, रक्षा मतलब बचाव होता है। स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता। ओके, उम्मीद है आपको चारों ऑप्शन का मतलब समझा दिया, आप आगे गद्यांश को अच्छे से कर पाए। गद्यांश, देखिए उसने ये पूछा था, मैंने कुछ लाइन अपने मन से ऐड किया, गद्यांश में से ही देख के ऐड किया ताकि आपको गद्यांश पे जाने की जरूरत ना पड़े। इस प्रगति के उजले पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है। धुंधला पहलू मतलब किसी चीज से वो परेशान है, धुंधला पहलू। ओके, जिससे हम स्पेस चाहते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, धुंधला, जिससे हम स्पेस चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पलायन, छुटकारा, रक्षा, स्वाधीनता। उम्मीद है आपको आंसर पता है, लेकिन फिर भी तर्क पता होना चाहिए। वह है नैतिकता का पहलू। यदि हमारे हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावनाएं नहीं है, तो देश का मान सम्मान का ध्यान नहीं, तो सारी प्रगति निरर्थक हुई। आप इसको हटा दीजिए, इससे कन्फ्यूजन होगा। गद्यांश में ये अगले से मालूम हो जाता है, ठीक, वरना देख भी सकते हैं आप। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? पलायन, छुटकारा, रक्षा, स्वाधीनता। अच्छा आप एक बात बताइए, आप वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, आप आधुनिक की बात करें, औद्योगिक की बात करें, देश की विकास की बात करें, आप चाइना से टक्कर लेने की बात करें, ठीक, ठीक, बोला था अर्थव्यवस्था से हम टक्कर ले रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, हमारे देश में एक धुंधला पहलू है, मतलब कोई ऐसा चीज़ है जिससे हम परेशान हैं, जिससे हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पलायन चाहते हैं, मतलब उस चीज़ से हम भाग जाएं। भाई हम उससे सामना करेंगे या भाग जाएंगे? पलायन मतलब होता है छोड़कर चले जाना। जैसे बिहार में इतनी बेरोजगारी है कि बिहार के लोग पलायन करके उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गए। भाई बिहार से परेशान होकर वे छोड़ के भागे, तो क्या बताइए हमारा देश छोड़ के भाग जाए, हम उसको छोड़ दे भाग जाए, तो पलायन गलत हो जाए भाई, क्योंकि वैज्ञानिक की पहले ही बात हो चुकी है, औद्योगिक की बात हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन है रक्षा। एक धुंधला पहलू है जिससे हमें रक्षा चाहते हैं। भाई अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हम सरकार रहे, हम वैज्ञानिक में प्रगति कर रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहे हैं, और हम दूसरों से रक्षा मानेंगे? नहीं मानेंगे भाई। शुरुआत में क्वेश्चन में क्या बोला था? ये गर्व की बात है। तो भाई हम रक्षा देंगे या रक्षा मांगेंगे? तो हम रक्षा बिल्कुल नहीं मांगेंगे भाई, हम उससे मुकाबला करेंगे। मुकाबला करना अलग बात होता है, रक्षा करना अलग होता है। जैसे आप कहेंगे कि भाई आप पुलिस के पास गए कि सर मुझे इससे खतरा है, मेरी रक्षा कीजिए, तो पुलिस आपकी रक्षा करेगी। तो क्या देश रक्षा की बात करिए? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ये गलत। हमें रक्षा नहीं, हम मुकाबला करेंगे भाई उससे, ये देश की बात है। तीसरा ऑप्शन है स्वाधीनता। स्वाधीनता का अर्थ होता है स्वतंत्रता। एक धुंधला पहलू है जिससे हम स्वतंत्रता चाहते हैं। भाई अब एक देश स्वतंत्रता मांगेगा तो कैसे काम चलेगा? देश लड़ के खुद स्वतंत्र लेगा, मतलब स्वतंत्रता चाहते हैं। एक तरीके से ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है ना, तो इसको हम होल्ड रखेंगे, ठीक लग रहा है, मैच हो रहा है थोड़ा सा। एक ऑप्शन है छुटकारा। अब देखिए स्वतंत्रता और छुटकारा में अंतर होता है, जिससे हम छुटकारा चाहते हैं, बिल्कुल सही। आप क्या कहते हैं? भाई मेरा जीएस बहुत कमज़ोर है, क्यों? क्योंकि मुझे एक खराब आदत लग गई है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं उससे छुटकारा चाहता हूँ। आप बताइए, आप उससे छुटकारा चाहते हैं या स्वतंत्रता चाहते हैं? आप कहेंगे भाई मैं उससे छुटकारा चाहता हूँ। एक धुंधला पहलू है भाई, मेरे जीवन में एक धुंधला पहलू है, मैं बहुत बहुत मोबाइल चलाता हूँ भाई, मैं बहुत मोबाइल चलाता हूँ, पढ़ नहीं पाता। मैं उससे स्वतंत्रता चाहता हूँ या छुटकारा? आप कहेंगे भाई उससे छुटकारा। तो देखिए स्वतंत्रता से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन छुटकारा मिल गया, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बी और डी लगभग दोनों समान है, दोनों ठीक ठाक करते दे रहे, लेकिन डी बी ज़्यादा उपयुक्त है डी से, इसलिए डी गलत, बी सही। ऑप्शन एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, हमें बताना है सबसे ज़्यादा सही कौन से। जैसे आपके पापा ने बोला कि जाओ प्रोटीन के लिए कुछ लेके आओ, ब्लड बनने के लिए, तबीयत खराब है, चाचा का बुखार हुए, जाओ कुछ लेके आओ। ओके, तो आप अनार है और आपके पास चुकंदर है, चुकंदर भी ब्लड बनाता है,
अनार भी ब्लड बनाता है। आपने कहा भाई चुकंदर से बढ़िया अनार है, तो आप ऑप्शन में अनार को सेलेक्ट करेंगे, जबकि दोनों सही है। ओके, तो ऐसे करते हैं। देखिए पलायन, पलायन का अर्थ होता है भाग जाना। ओके, 1 सेकंड का देख ले। पलायन का प्रयोग अक्सर डर कर भागने या जिम्मेदारी छोड़ने के लिए होता है। बुराई से भागना समाधान नहीं है, उसे दूर करना लक्ष्य चाहिए। ओके, तर्क भी यहाँ पे दे दिया मैंने। छुटकारा, छुटकारा का मतलब होता है आजादी पाना या दूर करना। सही उत्तर, हम किसी भी धुंधले पहले, बुराई या कमी से हमेशा छुटकारा पाना चाहते हैं। यदि शब्द किसी समस्या को खत्म करने की इच्छा का सबसे अच्छा इतर दर्शाता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में होगा। रक्षा, रक्षा यानी बचाव करना। हम बुराई से खुद की रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ वाक्य जिससे हम छुटकारा चाहते हैं के साथ है, हम धुंधले पहलू बुराई की रक्षा नहीं करना चाहते। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन था स्वाधीनता, स्वतंत्रता। स्वाधीनता किसी देश या व्यक्ति के लिए होती है, किसी समस्या या पहलू से हम स्वाधीनता नहीं बल्कि छुटकारा पाते हैं। हाँ, और एक ऑप्शन देख लीजिए, मैं बताना भूल गया। स्वाधीनता हम किसी देश या व्यक्ति से लेते हैं, स्वतंत्रता का भी है, तो हम देश या व्यक्ति से जब आए तो आप स्वतंत्रता कहेंगे, और जब किसी मुसीबत से आए तो आप छुटकारा कहेंगे। मुसीबत के साथ छुटकारा यूज होता है, और देश या व्यक्ति के साथ स्वाधीनता यूज होता है। ओके, तो देखिए ये अंतर था। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दो दो रीजन दे दिया कि क्यों सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भाई टाइम तो लगेगा यार, आपके पास आप चाहें तो 2x में भी देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन गद्यांश का, भाई टाइम ज़्यादा लगे लेकिन गद्यांश है भाई। निम्न विकल्पों में से उचित शब्द चयन कर और निषेध में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। होड़, पट्टी, शर्त, बाजी। ओके, तो देखिए गद्यांश हमारा क्या कहता है। गद्यांश, आज यह आम धारणा है कि बिना हथेली गर्म किए साधारण काम भी नहीं हो सकता। ओके, आम धारणा है मतलब रीति रिवाज बन गया है भाई। हथेली गर्म किए मतलब घूसखोरी बहुत बढ़ गई है। भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जन सेवकों में अपना घर भरने की स्पेस लगी है। उन्हें न समाज की चिंता है न देश की चिंता है। अब ऑप्शन को हम बैठाएंगे। भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जनसेवकों में अपना घर भरने की स्पेस लगी है। भाई क्या लगी है? बाजी लगी है। आप एक बात बताइए, आप मान लीजिए यूपीएससी में दरोगा बन गए और आप भ्रष्ट अधिकारी बन गए, तो क्या आप अपने दूसरे दरोगा जी के साथ बाजी लगाएंगे? चलो देखते हैं इस बार पासपोर्ट में कौन कितना, इस बार तो मेरी 20,000 गई, इस बार मेरी 30,000 गई। क्या आप बाजी लगाएंगे कि चलो देखते हैं इस बार कौन सबसे ज़्यादा मारता है, मैं 20,000 मारा इस महीने में, 30,000? नहीं भाई, बाजी आप थोड़ी मारेंगे। क्या अधिकारियों में बाजी लगी है? अधिकारी एक दूसरे में बाजी लगाते हैं कि चलो देखते हैं कौन मारता है? नहीं, बाजी नहीं मार लगाते। क्या शर्त लगाते हैं? चलो शर्त लगाते हैं, कौन इस बार 30 का टारगेट पहले पूरा करेगा, कौन 40 का? क्या अधिकारी शर्त लगाते हैं? नहीं भाई, अधिकारी शर्त भी नहीं लगाते। फिर इसका आंसर आपको नहीं पता था, लेकिन आप ऑप्शन ऐसे काट सकते हैं। पट्टी, देखिए पट्टी के बहुत सारे अर्थ होते हैं। पट्टी का अर्थ कपड़ा होता है, पट्टी का अर्थ अंधा भी हो जाता है। पट्टी का मतलब अंधा, मतलब आप कपड़े पे। तो क्या अधिकारी अपना घर भरने के लिए आंखों पर पट्टी डाल चुके हैं? उन्हें न समाज की चिंता है न देश की। बिल्कुल सही, मैंने बिल्कुल सही नहीं बोला, बस सही बोला, सॉरी। इसको होल्ड पे रखते हैं। अपने घर भरने की पट्टी लगी है, पट्टी लगी है मतलब आंखों पे उनकी पट्टी लगी है। उन्हें बस अपना पॉकेट भरना है, उन्हें बस अपना घर भरना है, न देश की चिंता है न इसकी चिंता है। बिल्कुल एक तरीके से सही लग रहा है। इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ओके, हौड़, हौड़ मतलब होता है आगे निकलना। हौड़ मतलब होता है आगे निकलना। भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जन सेवकों में अपने घर भरने की हौड़ लगी है, मतलब आगे निकलने की लगी है। उन्हें न समाज की चिंता है न देश की चिंता है। हौड़ लगी है, हौड़ लगी का मतलब समझिए, हौड़ इसका मतलब होता है मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा छाप सकूं, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा छाप सकूं। पट्टी का मतलब होता है कि आँख बंद कर लेते हैं, और हौड़ का मतलब हो कि जितना आगे से आगे निकल जाए, जितना छापना हो सकता है छाप ले। आप क्या कहते हैं भाई? दौड़ रहे हैं ना, 30 सेकंड बचा है, हौड़ से दौड़, जितना आगे तू निकल जाए, जितना तू आगे निकल जाए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त है, भर्ती बोर्ड ने भी हौड़ माना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अपना घर भरने की हौड़ लगी है। हौड़ का अर्थ होता है आगे निकलना, मतलब क्या कहते हैं कि भाई जैसे आप ये एसएससी जीडी का मौक दे रहे हो, आप भी एसएससी जीडी का मौक दे रहे हो, आपका दोस्त भी दे रहे हैं, आप में हौड़ लगी कि मैं अपने दोस्त से ज़्यादा लाऊं, दोस्त से ज़्यादा लाऊं, उसे हम हौड़ कहते हैं। तो इसका अर्थ किसी को नहीं पता था, और इसको बहुत कम लोगों ने ही टिक किया। ये गलती हो गई, और लोगों ने बाजी पे और शर्त पे ट्रिक मार दी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हौड़,
एक बार देख लीजिए, होड़ का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा या मुकाबला। सही उत्तर। होड़ का अर्थ होता है एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़। जब भ्रष्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपस में मुकाबला करते हैं तो उसे होड़ कहते हैं। भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा छापते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, गद्यांश। गद्यांश नंबर 19 यानी चौथा। निम्न विकल्पों में से उचित शब्द चयन कर अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक मिनट, 1 सेकेंड। तो देखिए, गद्यांश ये 19वां है। निम्न विकल्प, भाई ज़्यादा टाइम हो गया एक्सप्लेन में, भाई टाइम लगता है। समाचार पत्रों में अब रोजमर्रा की घटनाएं आम हो गई हैं। लोग मान बैठे हैं कि यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि यह सच नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा मरी नहीं है, पर प्रचार अनेकता का हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है। समाचार पत्रों में अब रोजमर्रा की घटनाएं आम हो गई हैं। लोग मान बैठे हैं कि यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि वह सच नहीं है। स्पेस मरी नहीं है, पर प्रचार अनेकता का हो रहा है। आप क्या कहते हैं? स्पेस मरी नहीं है, पर प्रचार अनेकता का हो रहा है। मतलब कहते हैं इसको ये है कि भाई सच्चाई मरी नहीं है, लेकिन प्रचार झूठ की हो रही है। सच्चाई, आप कहेंगे कि भाई झूठ का प्रचार हो रहा है, क्यों? सच का प्रचार क्यों नहीं हो रहा? सच मर गया क्या? नहीं भाई, सच मरा नहीं है, प्रचार झूठ का हो रहा है। तो ऐसे वाक्य में हमेशा विलोम देता है कि भाई इसका ना हो कि भाई सुबह हुआ नहीं है, अंधकार होने वाला है। तो मतलब कभी कभी होता है ना कि विलोम का ही बात किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं तर्क कम है, यहाँ पे बाकी शब्दों में तर्क कम है। इसका आंसर इसी के आधार पर दिया जा सकता है, बाकी कोई लॉजिक मेरे को नहीं मिला। मतलब नैतिकता मरी नहीं है, पर प्रचार अनेकता का हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी ऑप्शन को भी देखना चाहेंगे। देखिए, मानवीयता का अर्थ क्या होता है? मानवता या इंसानियत, यह शब्द मानवीयता का एक रूप है। हालांकि यह सही रूप हो सकता है, लेकिन गद्यांश में आगे अनैतिकता शब्द का प्रयोग हुआ है, जो संकेत देता है कि रिक्त स्थान में इसका विलोम आना चाहिए। ओके, आप समझ गए होंगे। अराजकता, अराजकता मतलब अव्यवस्था होता है। अराजकता का अर्थ यहाँ कोई नियम न हो। जहाँ एक नकारात्मक शब्द वाक्य कह रहा है कि कुछ मरा नहीं है, जबकि अराजकता का मरना अच्छी बात है। देखिए, अराजकता होगा नहीं, अराजकता का मतलब होता है अव्यवस्था। मतलब बोला कि जबकि वह सच नहीं है, स्पेस मरी नहीं है। अराजकता मतलब अव्यवस्था, अव्यवस्था मरी नहीं है। जैसे मतलब तानाशाही, जिसका अराजकता मतलब अव्यवस्था, जिसका कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका कोई नियम नहीं है, यानी तानाशाही है। तानाशाही मरी नहीं भाई, तानाशाही को मरना ही जरूरी है। यहाँ पे हमको लोग क्यों बोल रहे कि मरी नहीं है? ओके, आप डायरेक्ट ऑप्शन ये देख लीजिए, कंफ्यूजन होगा। नैतिकता सही, गलत की पहचान। गद्यांश में आगे अनैतिकता शब्द आया है। भाषा के नियम के अनुसार जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं तो अक्सर विलोम शब्दों का जोड़ा इस्तेमाल करते हैं। नैतिकता मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का कर रहा है। यह वाक्य सबसे अर्थपूर्ण है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो उस गद्यांश का आंसर अगले लाइन से ही दिया जा सकता था, बाकी कोई ऑप्शन नहीं था उसका देने का। लास्ट गद्यांश। निम्न विकल्पों में से उचित शब्द चयन कर अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बेअदब, बेनकाब, बेकदर, बेकसूर। ओके, सबसे पहले तो इस सोच से मुक्ति पाना जरूरी है, और उसके बाद यह संकल्प की के ही लिखा था भाई, की के भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे। उन्हें स्पेस करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। अब देखिए, यहां से पढ़िए। सबसे पहले तो इस सोच से मुक्ति पाना जरूरी है, और उसके बाद यह संकल्प की के भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे। मान लीजिए आप नेता बन के आप क्या कहेंगे? स्टेज पे भाषण दे रहे हैं, हम भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे, और जो भ्रष्टाचार फैला रहे उन्हें स्पेस करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। आप उन्हें क्या करेंगे? जो देश के नैतिक चरित्र बिगाड़ रहे हैं, आप उनको क्या करेंगे? बेअदब करेंगे। बेअदब का मतलब पता होना चाहिए। अदब का अर्थ होता है नैतिकता, संस्कार, या कह सकते हैं कि संस्कार सम्मान। जैसे नहीं होता है कि भाई आपका लड़का बहुत संस्कार है, बहुत संस्कारी है। ओके, तो उसका बेअदब होता है जिसको बोलने का तरीका ना हो।
बेदब मतलब अदब मतलब संस्कारी। भाई बोलने का कितना अच्छा तरीका है, आपका बच्चा बहुत संस्कारी है। बेअदब, भाई आपका लड़का कितना खराब है, बड़ों से कैसे बात करते हैं उसको पता नहीं। तो भाई यहाँ तो इसका अर्थ हुआ नहीं, क्या आप उसको ये करेंगे, इसका अर्थ ही नहीं बैठ रहा है। बेकसूर करेंगे, भाई जो नैतिकता चरित्र को बिगाड़ रहे आप उसको बेकसूर करेंगे। भाई बेकसूर थोड़ी करेंगे, बेकसूर बेगुनाह को किया जाता है जिनकी गलती नहीं होती है। भाई वो नैतिकता चरित्र को बिगाड़ रहा है, बेकसूर करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बेकदर करेंगे, कदर बेकदर मतलब जिनकी कदर नहीं की जाती उनको बेकदर कहते हैं। बेनकाब मतलब हम उनका चेहरा सबके सामने लाएंगे, उन्हें बेनकाब करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। तो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मैंने 1 सेकंड, तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेनकाब, किसी का असली चेहरा सबके सामने लाना या रहस्य खोल देना, यही है। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वे अक्सर शरीफ होने का नाटक करते हैं। समाज सुधारने के लिए उनकी असली चेहरे को सबके सामने लाना यानी उन्हें बेनकाब करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में यही था। तो देखिए हमने कर लिया। इस चैनल का नाम PYQ विद सनी है। ओके, तो देखिए हमने हिंदी के 20 क्वेश्चन कर लिए। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1 घंटा 15 मिनट लग गया 20 क्वेश्चन के लिए। लेकिन हमने जो एक एक क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों सही है, और कौन सा ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है, हमने इन दोनों टॉपिकों पर बात किया। अब आपको बताता हूँ कि आपको तर्क का पता चला, आप आगे हिंदी देखेंगे। हिंदी का मतलब क्या होता है, आपको ये लाइन पढ़नी है, उनमें अशुद्धियाँ छांटनी है कि कौन सा होगा। आपको जब तर्क पता रहेगा तो आप आसानी से छांट सकते हैं। लेकिन अगर आप रट्टा मारते हैं दूसरों की तरह कि इसका ये सही है, इसका ये सही है, तो जब वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तभी आप कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया तो आप कॉमन सेंस नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप तो रट्टा मार के गए थे, आपको वहाँ का लॉजिक नहीं पता है, इसलिए लॉजिक दिया गया। दूसरी बात, 42 शिफ्ट हुए थे, एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आए थे, टोटल 840 क्वेश्चन होते हैं। अब सोचिए 840 क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से बनाएगा। हिंदी में हम टोटल निकाल SSC GD के तो अधिक से अधिक 50 टॉपिक आएगा, उससे ज़्यादा थोड़ी ना। हर शिफ्ट में 2-3 टाइप पूछा है, 42 शिफ्ट है, अगर एक टाइप भी एक शिफ्ट में पूछा है तो 50 टाइप हो गए। अगले साल फिर यहीं से पूछेगा भाई, ऐसे थोड़ी कि इस बार मैं 51वें टॉपिक से पूछूंगा, अगले बार मैं 101वें टॉपिक से, यहीं से पूछूंगा। तो क्वेश्चन रिपीट पे रिपीट होते रहते, इसलिए आपको एनालाइज आना चाहिए। ओके, तो देखिए अपनी क्लास हो गई है कंप्लीट। PYQ सीरीज फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सभी एग्जाम के यहाँ पे आपको PYQ देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब फॉर डेली PYQ वीडियो। अगर आपको PYQ वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली ऐसे ही PYQ वीडियो पाने के लिए। टाइम लगा लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छा हुआ। ओके, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप कंप्लीट कर जाएंगे। संज्ञा से पूछा था, विशेषण से पूछा, इन दोनों टॉपिक को खत्म कर दिए। ऐसे डेली जिस जिस टॉपिक से पूछता है उस टॉपिक को ही खत्म कर देते हैं। सोचिए आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अभी मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS का PYQ मिलता है भाई, इन्हीं चारों सब्जेक्ट का। आगे चल के कंप्यूटर ऐड हो सकता है लेकिन वो आगे का हम देखेंगे। ओके, देखिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। देखिए क्वेश्चन को लिखने में, उसको एक एक एनालाइज करके डाटा लिखने में सोचिए कितना टाइम लगता है। 1 घंटा उसको भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करने में लग गया, डाटा कलेक्ट करने में भाई बहुत मेहनत लगती है। तो ऐसे ही और शिफ्ट के PYQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, आज की जो क्लास थी वो 7वीं क्लास थी, टोटल 42 क्लास होंगी। क्यों? क्योंकि 42 शिफ्ट में एग्जाम होता है और हम डेली एक एक शिफ्ट कर रहे हैं। तो आज अपनी 7वीं क्लास थी, कल 8वीं होगी। ओके, ऐसे भी हम कर, देखिए क्या चल रहा है, आज 2 अप्रैल है। ओके, आज 2 अप्रैल डेट है ना, हाँ 2 अप्रैल है। एग्जाम डेट अभी तक नहीं आया है। 10 अप्रैल से आपका CHSL का एग्जाम होना है, किसी तरह 20 तारीख तक या जब तक भी चलेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अप्रैल में तो चांस है ही नहीं SSC GD का, होगा भी तो मई से होगा। अब से भी हमारे पास 30 दिन बचा है और हम 7 कर चुके हैं, मतलब 35 दिन। अगर हम डेली एक एक PYQ देखें ना, बस आप डेली एक एक वीडियो देखते हैं तो SSC GD का पूरा पेपर आप खत्म कर देंगे कि SSC GD 2025 में एग्जामिनर की मानसिकता क्या थी। ओके, तो ये 7वीं क्लास थी, ये हमारी 42 शिफ्ट की कंप्लीट सीरीज है। तो वीडियो को नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। ओके, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। शायद ही कोई बचा होगा, उम्मीद तो नहीं है कि कोई लास्ट तक बचा होगा। अगर साथ बचा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, अभी तक तो कोई लास्ट तक देखा नहीं है। ओके, इस चैनल का नाम PYQ विद सनी है। तो मैं भी SSC GD का छात्र हूँ और हमको ऐसे ही पढ़ना है ताकि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आगे पूछे तो हम कर पाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। कल का वीडियो रहेगा 6 तारीख का सेकंड शिफ्ट और वीडियो रहेगी 8वीं। चैनल का नाम है
PYQ विद सनी, और मेरा नाम सनी है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।